गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बीएफएम का पार्ट को आगे ले चलेंगे। ये बीएफएम का यूनिट 26 यूनिट 26 को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको थ्योरीज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, हमारा आने वाले वीडियो में हम लोग इसी थ्योरी के बेसिस के ऊपर में केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में कौन कौन सा टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये यूनिट 26 जब आप देखोगे बुक में ना, तो आपको दिखेगा ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर में है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है और इससे लिक्विडिटी से जो लिक्विडिटी रिस्क होता है इससे रिलेटेड होता है ये। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट का दो अप्रोचेस होता है, स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाता है, स्टॉक अप्रोच जो होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, और जो रिसेंट टाइम में जो चल रहा है फ्लो अप्रोच इसको भी देखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम बकेट्स। 10 टाइम बकेट्स होते हैं। क्या होते हैं टाइम बकेट्स, क्योंकि इसके ऊपर में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वो टाइम बकेट्स क्या होते हैं, 10 टाइम बकेट्स होते हैं। ये हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। 1 डे के लिए होता है, 1 डे के बाद में 2 डेज से लेकर के 7 डेज तक होता है, फिर 8 डेज से लेकर के 14 डेज तक होता है, फिर 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक होता है। तो ये पूरा का पूरा विवरण हम लोग सब कुछ को कवर करेंगे टाइम बकेट्स के अंदर जो भी आता है। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी लेडर। मैच्योरिटी लेडर क्या होता है, जिस हिसाब से देखिए जैसे मैच्योरिटी होता है ना, या तो एसेट्स मैच्योर कर रहा है या लाइबिलिटीज मैच्योर कर रहा है। बैंक में हम लोग दो ही चीज़ देखे थे। बैंक में हम लोग दो चीज़ देखते हैं। बैंक का एक पार्ट होता है एसेट्स, जो उसका लोन पार्ट होता है, ये उसका एसेट्स हो गया जो बैंक जो लोन दे रहा है। और बैंक का जो लाइबिलिटीज़ होता है ये बैंक का डिपॉजिट पार्ट होता है जो बैंक को आ रहा है। तो ये भी मैच्योर करेगा और ये भी मैच्योर करेगा। तो जब मैच्योर करता है तो किस किस बेसिस पर बैंक को प्रॉब्लम हो सकता है, और उसका एक लेडर बनाया गया है, मैच्योरिटी का लेडर है। तो वो क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। एक्चुअली देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले ना बहुत सारे मटेरियल्स को जुगाड़ करना पड़ता है, तो काफ़ी समय उसमें लगता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, लिक्विडिटी जो किसी भी तरह का रिस्क, जब कोई भी तरह का जब रिस्क होता है ना, रिस्क को अगर केवल हम लोग मेजर कर रहे हैं और उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो उसका काम नहीं है। देखिए, मेजरमेंट के साथ साथ उसको मैनेज भी करना, मतलब हम लोग को पता है कि रिस्क कितना ज़्यादा है, रिस्क कहाँ से आएगा, रिस्क को कितना जोर से लेना चाहिए। तो ये सब कुछ समझने के बाद में अगर हम लोग उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं कि भाई रिस्क को दूर भी करना है, अपने को रिस्क को हटाना भी है, उसको मिनिमाइज करना है, तब जाकर के ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है कि मेजर करने के साथ में अपने को उसको मैनेज भी करना है। तो इसी के ऊपर में क्या है कि आरबीआई ने 1999 को 1999 में 2 अप्रोचेस सजेस्ट किए थे कि किस तरह से हम लोग जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको मेजर भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इस दो अप्रोचेस में पहला अप्रोच क्या है, स्टॉक अप्रोच, और दूसरा है फ्लो अप्रोच। तो स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए फिर मैं बता रहा हूं ना कि रिस्क वही होता है कि जो अपने हिसाब से होना है, अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना है, लेकिन किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आने के साथ ही उसमें रिस्क अराइज हो जाता है। या हो सकता है कुछ उस प्रॉब्लम से हो सकता है कुछ नुकसान हो, या हो सकता है कुछ नुकसान नहीं हो, लेकिन रिस्क तो है वहां पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक अप्रोच। स्टॉक अप्रोच क्या होता है, इज अ सिंपलिस्टिक अप्रोच। एक्चुअली क्या है ना कि ये स्टॉक अप्रोच ट्रेडिशनल फॉर्म है, पहले इसको यूज में लाया जाता था, लेकिन आजकल का टाइम में जो मार्केट में इतना वास्ट हो गया है, इतना अजीब अजीब रिक्वायरमेंट आ गया है, बैंकिंग स्ट्रक्चर में इतना सारा चैलेंजेस आ गया कि ये स्टॉक अप्रोच से अब काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं एक्चुअली ये ट्रेडिशनल फॉर्म था क्या। ये एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है, हार्डली नीडफुल इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग देखते हैं क्या है कि जो एएलएम होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट, उसका काम क्या होता है कि भाई प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब आप रिसोर्सेस को सही से इस्तेमाल करोगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बैंक में आपके पास में जो रिसोर्सेस है, अगर आप उस रिसोर्सेस को सही से यूज नहीं कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं चल पाएगा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है प्लस उससे प्रॉफिट भी लेना है तो आपको रिसोर्सेस को फ्रूटफुली यूज करना पड़ेगा, कि जो भी रिसोर्सेस है उसको एकदम सही से इस्तेमाल कीजिए ताकि उससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो सके, और जो रिस्क रहता है उसको मिनिमाइज कीजिए। क्योंकि अगर पता चल रहा है कि आप प्रॉफिट तो एक तरह से बना रहे हैं लेकिन रिस्क को आप कम नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ ले दे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक अप्रोच था, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक को बढ़ा कर रखिए अपने पास में। देखिए, दिस अप्रोच में लीड टू बैंक्स ह्यूज अकोमोडेशन ऑफ आइडल फंड
मतलब इसका यही एक तरह से फोकस रहता था कि जो बैंक का जो फंड रहता था आप उसको अपने पास में इकट्ठा करके रखो। अगर आप इकट्ठा करके रखोगे तो जाहिर सी बात है कि जब कभी तुरंत में उसका रिक्वायरमेंट आएगा तो आप उसको कहीं पर यूज कर पाओगे, आप उसको कहीं पर इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन उसके चक्कर में क्या होता था कि बैंक का फंड आइडल पड़ा रह जाता था। अगर आप बैंक का फंड को आइडल रख दोगे तो जाहिर सी बात है आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज को आपको यूज करना ही पड़ेगा। और रिसोर्सेज क्या है? फंड ही तो इसका रिसोर्सेज है। तो अगर आप सही से आइडली इसको यूज करोगे, आइडली अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, फंड को इसी तरह छोड़ दे रहे हो, तो आप उससे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। मतलब स्टॉक अप्रोच बोल रहा है कि आप फंड को बचा के रखो, आप उसको टाइम अगर वैसा आया है, कभी जरूरत आया तो आप उसको यूज करो। लेकिन एएलएम का मेनली क्या काम होता है? एएलएम का यही काम होता है कि आप जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मैक्सिमाइज करो और जो रिस्क है, चाहे वो लिक्विडिटी रिस्क हो या वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, उसको मिनिमाइज करो। तो ये आजकल के टाइम में ये नहीं चलता है। इट इज बेस्ड ऑन स्टॉक ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ओबीएस एक्सपोजर ऑन द गिवन डेट। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा स्टॉक पे चलता है। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो स्टॉक आप अपने पास में रख रहे हो उसी को आप टाइम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ये बताता है। तो ये आजकल के टाइम में नहीं चलता है, नहीं चल पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच में आते हैं। दूसरा अप्रोच से पहले देखिए एक बात हम लोग और यहां जान लेते हैं कि ये क्या है ना, ये जो हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें टोटल 9 रेशियोज बताए गए थे, 9 टाइप्स ऑफ रेशियोज बताए गए थे टू कैलकुलेट टू एसेस लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक इन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन में अगर आपको बैंक का लिक्विडिटी पोजीशन को एसेस करना है, जानना है कि क्या सिचुएशन में है बैंक, तो उसके लिए रेशियोज बताए गए थे। टोटल 9 रेशियोज बताए गए थे। अभी उन 9 रेशियोज को हम लोग एक बार जस्ट एक नजर दौड़ा लेते हैं कि रेशियोज हैं क्या। और साथ ही साथ वो रेशियोज ऐसे नहीं है कि वो हर रेशियो में आपको, अगर वो रेशियो बढ़ रहा है तभी बैंक को बेनिफिट होता था, नहीं। कुछ रेशियोज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें से वो रेशियोज अगर कम हो रहा है तो बैंक के लिए बेनिफिटेड है। जैसे देखिए यहां पे देखते हैं, आउट ऑफ 9 रेशियोज 4 रेशियोज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 4 रेशियोज ऐसे हैं जो अगर ज्यादा है तो बैंक के लिए बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 रेशियोज ऐसे हैं, इफ लोअर आर कंसिडर्ड गुड फॉर लिक्विडिटी, अगर वो कम है, वो रेशियो कम है तो बैंक के लिए बेनिफिटेड है। तो वो क्या क्या है वो रेशियो, एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये साइड में हम लोग देख रहे हैं जो हाइयर है, मतलब ये रेशियो अगर हाई है तो बैंक के लिए बेनिफिटेड है। और इस साइड में जो हम लोग देखेंगे ये रेशियो लोअर अगर है तो बैंक के लिए बेनिफिटेड है। ये क्या है? देखिए जाहिर सी बात है, हाइयर अगर रहता है मतलब एसेट और लाइबिलिटी का ही कंसेप्ट में देखते हैं। अगर एसेट किसी के पास में ज्यादा है तो उसके लिए बेनिफिटेड है, और अगर लाइबिलिटीज किसी के पास में ज्यादा तो वो उसके लिए नुकसान है। इसी के लिए लाइबिलिटीज पार्ट को कम होना है, एसेट्स पार्ट को ज्यादा होना है। तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा जैसे रेशियो ऑफ कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, ये रेशियो अगर ज्यादा है तो उसकी वो बैंक के लिए बेनिफिटेड है, वहां पर लिक्विडिटी रिस्क का चांसेस बहुत कम रहेगा। और जैसे दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, मतलब हम लोग एक तरह से एसेट का पार्ट को यह इस साइड में देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स, जैसे कैश इन हैंड या फिर कैश विद आरबीआई, शॉर्ट एंड कॉल मनी, मतलब कि तुरंत में जो कैश आपके पास में रहेगा वो अगर आपका उसका रेशियो आपके पास में ज्यादा है तो आपको लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सपोज कीजिए तुरंत में आप बैंक को रिक्वायरमेंट आ गया 5 करोड़ रुपए का और बैंक के पास में उतना 5 करोड़ रुपया नहीं है, तो उसके लिए तो लिक्विडिटी रिस्क आ गया ना। तो इसी के लिए ऐसा हर वो चीज जो बैंक को तुरंत में लिक्विडिटी फॉर्म देता है उसका रेशियो ज्यादा रहना चाहिए, और वैसा हर एक चीज जो बैंक को लिक्विडिटी फॉर्म उतना जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो कम रहेगा तो बैंक को बेनिफिटेड है। जैसे नेट लोन जो होता है टू टोटल डिपॉजिट, अगर हम लोग लोन दिए हुए हैं टोटल डिपॉजिट से, तो टोटल डिपॉजिट मान लीजिए कि यहां पर ज्यादा है और नेट लोन हम लोग कम दिए हुए हैं, तो एक तरह से ये तो रेशियो कम हुआ ना, क्योंकि देखिए ऊपर वाला ये कम है, ये छोटा है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा बड़ा, ये बड़ा है। तो इस तरह का रेशियो अगर इस साइड में रहेगा तो ये बैंक के लिए बेनिफिटेड है। लेकिन मान लीजिए कि लोन दे दिया गया है काफी ज्यादा लोन दे दिया गया है, लेकिन जो टोटल डिपॉजिट है वो बैंक के पास कम है, तो उस केस में लिक्विडिटी रिस्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा बैंक के पास में, ठीक है। तीसरा क्या, ये तीसरा तो हम लोग देखे थे यहां पर। चौथा है रेशियो ऑफ प्राइम एसेट, जैसे कैश बैलेंस विथ बैंक्स, आरबीआई के पास में जो रहता है टोटल एसेट्स, ये सब का रेशियो ज्यादा रहना है तो वो लिक्विडिटी रिस्क उसको फेस जल्दी नहीं करना पड़ेगा। और इस साइड में अब हम लोग देखते हैं, इस साइड में क्या है, नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट। जैसे मैंने आपको बताया कि नेट लोन अगर मान लीजिए कम है और टोटल डिपॉजिट ज्यादा है तो ये बैंक के लिए बेनिफिटेड है। लेकिन आप मान लीजिए कि लोन बहुत ज्यादा बैंक दे रखा है और जो डिपॉजिट है वो काफी कम है, तो ये तो कभी भी बैंक गिर सकता है। ये चीज इसके लिए मतलब बिल्कुल हार्मफुल है। इसी के लिए इस साइड में हम लोग देख रहे हैं कि जो
रेशियो कम होना है वो बेनिफिटेड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉलेटाइल लाइबिलिटीज, जाहिर सी बात है ऐसा लाइबिलिटीज जो कि काफी वॉलेटाइल है, वो तुरंत में फ्लक्चुएट करेगा, अभी इतना आपको दिख रहा है, अभी इतना दिखेगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये इस चीज का रेशियो को आपको कम रखना है, नहीं तो बैंक को हमेशा लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम फेस करते रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ लिक्विड एसेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ टोटल एसेट्स और मार्केट लाइबिलिटीज, मतलब इस तरफ में हम लोग ऑलमोस्ट लाइबिलिटीज को देख रहे हैं, इस तरफ हम लोग ऑलमोस्ट एसेट्स को देख रहे हैं। एसेट्स को बढ़ना है, ये रेशियो का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और लाइबिलिटीज वाला जो रेशियो है उसको घटना है। तो ये हम लोग देखें कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म था, स्टॉक अप्रोच जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दूसरा है फ्लो अप्रोच। फ्लो अप्रोच क्या है, जो आज के टाइम में आरबीआई के अकॉर्डिंग हम लोग, मतलब हर बैंक उसको फॉलो करता है, फॉलो करना है। इनफैक्ट आरबीआई हैज एडवाइज्ड द बैंक टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी लेडर ऑन डेली बेसिस, जिसको कहा जाता है गैप अगर हो रहा है। देखिए गैप क्या होता है, अभी सपोज कीजिए मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, बैंक ने लोन दिया, ये बैंक का एसेट हो गया, बैंक के पास डिपॉजिट आया, ये डिपॉजिट आया बैंक के पास में, ये बैंक के लिए एसेट हो गया, ये बैंक के लिए लाइबिलिटीज हो गया। अभी क्या है कि बैंक ने तो लोन दे दिया, ठीक है, तो बैंक ने लोन किसका दिया पैसा, ये जो डिपॉजिटर अपना पैसा यहां जमा किया है, इसी पैसे को उठा के बैंक ने इसको लोन दे दिया, ये लोन को यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन सडनली से होता है कि सपोज कीजिए 5 साल के लिए बैंक ने इसको लोन दे दिया और ये डिपॉजिटर अपने पास 5 साल के लिए डिपॉजिट करके गया था, लेकिन ये डिपॉजिटर सडनली आता है 2 साल के बाद में ही और बोलता है कि नहीं, मेरे को 5 साल तक के लिए नहीं रखना है, आप मेरा डिपॉजिट को कैंसिल कीजिए और मेरे को मेरा पैसा वापस कर दीजिए। अब बैंक तो फंस गया यार, ये पैसा वो हाँ लगा चुका है। तो ये यहीं पर एक गैप अराइज हो जाता है कि बैंक के पास में वो सफिशिएंट लिक्विड नहीं रहता है जो बैंक इसको रिटर्न कर सके, तो यहां पर गैप अराइज हो गया। लेकिन इसी के लिए आरबीआई बोलता है कि आपको हर एक चीज सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास में सफिशिएंट लिक्विड रहे, और ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इस गैप को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि आपको समय रहते हुए में आप उस पैसे को वापस उसको रिटर्न कर सकते हो, ताकि गैप आपका कम रहे, ठीक है। तो अभी क्या है, आरबीआई हैज एडवाइज्ड द बैंक टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं गैप। देयर आर 10 सच टाइम बकेट्स, अभी उसी के अकॉर्डिंग में ये जो नया जो फ्लो अप्रोच आया है इसके अकॉर्डिंग में 10 टाइम बकेट्स बनाए गए, 10 सच टाइम बकेट्स। पहले ये 8 थे, अभी इसको 10 कहा गया, ठीक है। टू बी कंस्ट्रक्टेड डेली एंड टू बी सबमिटेड टू आरबीआई ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम बकेट्स बनते हैं 10 टाइम बकेट्स, ये डेली के बेसिस पे बनना है, और ये आरबीआई को फोर्टनाइटली बेसिस पे, मतलब हर 15 दिन पे इसको आरबीआई को सबमिट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज पूछे जा सकते हैं कि जो 10 टाइम बकेट्स होते हैं वो आरबीआई को अब सबमिट करना होता है, तो ये फोर्टनाइटली बेसिस में सबमिट करना होता है। और इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ, जो पहला वेडनेसडे आएगा और जो थर्ड वेडनेसडे आएगा, ये क्योंकि ये दोनों के बीच में 15 दिन का गैप हो जा रहा है, 14 से 15 दिन का गैप हो जा रहा है, तो तभी इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जो फ्लो अप्रोच के अंडर में हमने देखा 10 टाइम बकेट्स जो आरबीआई ने सजेस्ट किया है, इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे जमा किया जाता है और फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे ऑफ द मंथ में जमा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। These time buckets are to be drawn as per residual maturity of the assets and liabilities, मतलब कि जो रेसिडुअल बैलेंस रहते हैं, जो एक्चुअली अभी एक्चुअल बैलेंस और रेसिडुअल बैलेंस क्या हो गया, देखिए रेसिडुअल बैलेंस हो गया जो बचा रह जा रहा है बैंक के पास में। एक्चुअल बैलेंस क्या हो जा रहा है कि भाई वो तुरंत में आया, तुरंत में निकल गया, हाईली लिक्विड है वो, ठीक है। मैच्योरिंग एसेट्स मींस, अभी देखिए यहां पे मैच्योरिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स मैंने आपको बताया कि जैसे लोन जो होता है वो बैंक के लिए एसेट हो गया, और जो डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज हो गया। तो लोन जब आपने मान लीजिए 5 साल के लिए आपने लोन दिया है और 5 साल इसका कंप्लीट होने जा रहा है, इसका मतलब कि जो एसेट है वो आपका मैच्योर करने जा रहा है, और जो डिपॉजिट आपके पास में है वो 5 साल के लिए डिपॉजिटर ने डिपॉजिट आपके पास में रखा था, उसका 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, इसका मतलब डिपॉजिट अब मैच्योर होने जा रहा है, जो लाइबिलिटी है वो मैच्योर होने जा रहा है बैंक के लिए। तो यही होता है कि जो एसेट्स मैच्योर होता है और जो लाइबिलिटीज मैच्योर होता है, यही सा कंसेप्ट है। एसेट मैच्योर हो रहा है मतलब लोन जो टेन्योर का था वो खत्म होने जा रहा है, तो बैंक को उससे जो बेनिफिट आना है वो बेनिफिट आ रहा है, और जो लाइबिलिटी पार्ट है, जो डिपॉजिट पार्ट है, वो जब मैच्योर होने जा रहा है, मतलब कि भाई उसने 5 साल के लिए अपना एफडी रखाया था, अब उसको इंटरेस्ट के साथ में अपने को उसको वापस करना पड़ेगा, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी हो गया, वो मैच्योर कर रहा है, ठीक है। तो यही है कि मैच्योरिंग एसेट्स मींस इनफ्लो ऑफ फंड, मतलब कि जब लोन मैच्योर कर रहा है तो बैंक के पास तो फंड आ रहा है ना, तो ये हो गया। और मैच्योरिंग लाइबिलिटी मींस आउटफ्लो ऑफ फंड, मतलब लाइबिलिटी जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर कर रहा है, तो जब वो मैच्योर करेगा तो डिपॉजिटर अपने साथ उसको ले जाएगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ ही साथ ये पैसा भी देना पड़ेगा, तो ये आउटफ्लो हो रहा है बैंक के लिए, ठीक है। इसी के लिए हमेशा कहा जाता है कि जो मैच्योरिंग एसेट होना है उसको हमेशा ज्यादा होना है मैच्योरिंग लाइबिलिटी से।
ये एक आइडियल सिचुएशन होता है जहां पर लिक्विडिटी रिस्क का चांसेस बहुत कम होता है कि मैच्योरिंग एसेट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन मैच्योरिंग लायबिलिटी। क्योंकि मान लीजिए कि मैच्योरिंग एसेट जो हो रहा है वो आपका 5 करोड़ का हो रहा है, मैच्योरिंग एसेट है ये, ठीक है, ये मैच्योरिंग एसेट हो गया। और जो मैच्योरिंग लायबिलिटी है, मैच्योरिंग लायबिलिटी है वो मान लीजिए आपका 7 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। तो अभी 7 करोड़ के लिए 5 करोड़ तो आप यहां से मैनेज कर दोगे उसको, जो 2 करोड़ इसका एक्स्ट्रा रह गया वो आप कहां से लेकर के आओगे। इसी के लिए ऐसा सिचुएशन नहीं आना है कि जहां पर मैच्योरिंग लायबिलिटी ज्यादा है। इस केस में क्या है कि मैच्योरिंग लायबिलिटी जो है, मैच्योरिंग लायबिलिटी इज ग्रेटर देन मैच्योरिंग एसेट। ऐसा सिचुएशन सही नहीं होता है बैंक के लिए। इसी के लिए सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि मैच्योरिंग एसेट जो है शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन मैच्योरिटी लायबिलिटीज, ठीक है। मैच्योरिटी एसेट जैसे लोन से मान लीजिए आपको 6 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं और जो मैच्योरिंग लायबिलिटी हो रहा है वो 5 लाख रुपया हो रहा है, तो आप इजीली इस 5 लाख रुपए में इस 6 लाख रुपए से आप 5 लाख रुपए निकाल करके उसको दे सकते हैं, भाई ले जाओ अपना पैसा, 1 लाख अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव गैप इज द रूट कॉज ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव गैप कब हुआ कि भाई नेगेटिव गैप हुआ कि मैच्योरिंग एसेट कम हो गया, मैच्योरिंग लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 करोड़ रुपया उसका आया, फिर 7 करोड़ रुपया उसको देना पड़ जाएगा, तो ये 2 करोड़ जो लॉस में आ गया, 2 करोड़, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव गैप। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव गैप कब होता है, जब मैच्योरिटी एसेट कम होता है मैच्योरिटी लायबिलिटी से, ठीक है। और यही एक रूट कॉज होता है लिक्विडिटी रिस्क का। आरबीआई हैज गिवन, अभी क्या है ना कि देखिए आरबीआई ने एक टॉलरेंस लेवल दिया है कि जब कभी भी नेगेटिव गैप होना है, नेगेटिव गैप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव गैप, तो नेगेटिव गैप कब होगा, जब आपके पास से फंड ज्यादा निकलेगा, आपके पास जो फंड आ रहा है वो कम आ रहा है लेकिन जो जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है, तो नेगेटिव गैप के लिए एक टॉलरेंस लेवल आरबीआई ने डिसाइड किया है। अब ये टॉलरेंस लेवल क्या होता है कि इस परसेंटेज तक में, अगर इतना तक में अगर चेंजेस रहता है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा, अभी मान लीजिए कि जो टॉलरेंस लेवल है वो 10% का है, ठीक है। अभी जो आपका जो नेगेटिव गैप आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव गैप मान लीजिए कि आपका जो आउटफ्लो है, आपका आउटफ्लो है वो 100 करोड़ का है और जो आपका इनफ्लो आ रहा है वो 50 करोड़ का आ रहा है, तो टोटल आपका गैप कितना हो गया, 50 करोड़ का हो गया। 50 करोड़ मतलब अगर आप 100 करोड़ जो आपका आउटफ्लो हो रहा है उसका आपको 10% अगर बोला जा रहा है टॉलरेंस लेवल है, मतलब कि जो इसका 10%, मतलब कि अगर 90 करोड़ के आसपास रहता है तो ये संभाल लेगा, लेकिन यहां क्या है, यहां तो 50 करोड़ है, गैप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि ये फुलफिल नहीं हो रहा है आरबीआई के अकॉर्डिंग। फिर से समझिए, मान लीजिए कि टॉलरेंस लेवल 10% है, इसको देखा जाता है आउटफ्लो के अकॉर्डिंग में। आउटफ्लो आपका हो रहा है 100 करोड़ लेकिन इनफ्लो आपका है 50 करोड़, गैप कितना हो गया 50 करोड़ का, क्योंकि आ रहा है 50 करोड़ लेकिन जा रहा है 100 करोड़, गैप हो गया 50 करोड़ का। अभी ये 50 करोड़ किसके रेशियो में देखा जाएगा, जो आउटफ्लो है, तो अगर 10% का टॉलरेंस लेवल है तो आउटफ्लो का 10% कीजिए, 100 का 10% हो जाएगा 10, तो अगर 10 का इसका अगर 100 में से 10 हम माइनस कर देते हैं मतलब 90 आया, तो अगर 90 रहता है या अगर प्लस में जाते हैं 110 रहता है, 110 तो उससे जाने का चांसेस कम रहेगा, उस केस में तो फिर वो नेगेटिव गैप रहेगा ही नहीं, नेगेटिव गैप रहेगा जब यही कम रहेगा, तो 90 तक अगर रहेगा तो ये संभाल लेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है कि 50 आ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव गैप बहुत ज्यादा है, तो ये आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, फिर यहां पर बैंक को जवाबदेही हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए यही होता है टॉलरेंस लेवल कि जहां पर नेगेटिव मिसमैच होता है, मतलब कि मैच्योरिंग एसेट कम है मैच्योरिंग लायबिलिटी से, उसके लिए फर्स्ट 4 बकेट, अभी हम लोग बकेट्स भी देखेंगे, एक्चुअली जो 10 बकेट्स हमने अभी देखा था ना 10 टाइम बकेट, वो 10 टाइम बकेट्स क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट 4 बकेट्स के लिए इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम, यहां पर आरबीआई ने टॉलरेंस लेवल रखा है 5%, पहला बकेट के लिए, दूसरा बकेट के लिए 10%, तीसरा के लिए 15%, चौथा के लिए 20%। इसको याद रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस न्यूमेरिकल में भी आपको मदद करेगा ये बनाने में। ऑफ टोटल ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉलरेंस लेवल होता है ये टोटल आउटफ्लो पे है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टॉलरेंस लेवल आउटफ्लो पे डिफाइन करता है। तो पहला बकेट के लिए 5, दूसरा के लिए 10, तीसरा के लिए 15, चौथा के लिए 20%, ये देखा अभी हमने। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है, ये तो जस्ट ये है कि जो प्रिपेयरिंग ऑफ टाइम बकेट इन मैच्योरिटी लेटर इज नोन एज, इसको एनेक्चर 1 बोलते हैं, और जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बकेट्स का उसको अपेंडिक्स 1 के अंदर में वो आता है। अब हम लोग आते हैं आगे में, देखिए जस्ट मैंने आपको बताया ना 10 टाइम बकेट्स, ये टाइम बकेट्स है। स्टार्ट करते हैं ये 1 से, ठीक है। 1 के देखिए अभी यहां पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत इजी है। देखिए ये 10 टाइम बकेट्स होते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि टोटल 10 बकेट है। पहला बकेट में केवल पहला दिन आएगा, डे 1। इस डे 1 को नेक्स्ट डे भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, डे 1 को नेक्स्ट डे भी बोलते हैं।
तो डे वन हमने अभी क्या देखा था कि स्टार्टिंग का जो पहला 4 बकेट है केवल टॉलरेंस लेवल जो आरबीआई ने बताया केवल उसी के लिए काम आएगा। और टॉलरेंस लेवल का सीक्वेंस क्या है 5, 10, 15, 20। मतलब जो डे वन है, डे वन मतलब ये नेक्स्ट डे, उसमें जो टॉलरेंस लेवल है वो 5% तक हो सकता है। ठीक है। दूसरा है ये डे 2 से लेकर के डे 7, 2, 3 से लेकर के 7वां दिन तक उसका टॉलरेंस लेवल है 10%। उसके बाद क्या है कि डे 8 टू डे 14, मतलब कि देखिए ये सभी ऐसे चीज हैं जहां पर जो आपका फंड रहता है बैंक का उसका निकलने का ज्यादा चांसेस रहता है। मतलब उसका कोई, जैसे आप मान लो कि कोई आपके पास में डिपॉजिट, आपका सेविंग अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में आपको नहीं पता है ना कि वो पैसा कब निकालेगा। हो सकता है कि वो पैसा आज जमा किया कल निकाल लेगा अकाउंट से, तो हो सकता है कि वो डे 1 में ही निकल जाए, या हो सकता है वो डे 2 या मतलब 7 दिन के, नॉर्मली वो 2 हफ्ता के अंदर में निकल जाए। इसी के लिए ये जो आपका टाइम बकेट दिया जा रहा है ये एक्चुअली बैंक का जो लिक्विडिटी, जो बैंक के पास में पैसा है वो पैसा कितना ईजिली और कितना जल्दी निकल सकता है उसको डिफाइन कर रहा है। मतलब कि बैंक के पास में कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो तुरंत में आया तुरंत में निकल सकते हैं, उसको डे 1 में रखा जा सकता है कि आज आया कल निकल गया। कुछ पैसे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 2 से 7 दिन के बाद निकलेंगे। कुछ पैसे ऐसे भी हो सकते हैं जो बैंक को पे करना पड़ जाएगा 8 से 14 दिन के अंदर में। कुछ पैसे ऐसे भी होंगे जो बैंक को पे करना पड़ जाएगा लगभग 28 दिन के अंदर में, 15 से 28 दिन के अंदर में। उसके बाद वाले जो पार्ट आते हैं ये बैंक अपने अकॉर्डिंग, जो बैंक का अल्को होता है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कमिटी, वो या फिर बैंक, जो बैंक का बोर्ड होता है उसके लिए सेपरेट अप्रूवल आता है कि भाई उसको किसके हिसाब से अपने को उसको मान के चलना है। लेकिन इस केसेस में बैंक ये आरबीआई ये मान के चलता है ये हाईली वॉलेटाइल नहीं है, ये जो केसेस है। लेकिन ये जो केसेस है ये एक तरह से वॉलेटाइल है, तो यहां पर ये मान के चल सकता है कि इसके लिए टॉलरेंस लेवल दिया गया है कि पूरा का पूरा को हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो तुरंत में आया तुरंत में चला गया ना, तो बैंक के लिए उतना इजी नहीं रहेगा इसको मेंटेन करना। इसी के लिए टॉलरेंस लेवल दिया गया कि ठीक है चलिए इतना से इतना तक में अगर आप मेंटेन नहीं भी कर पा रहे हो तब भी आपको माना जाएगा कि आप सेफ साइड में हो। ठीक है। तो डे 1 जो भी बैलेंस डे 1 के अकॉर्डिंग में आता है उसके लिए 5% का टॉलरेंस लेवल है। जो 2 से 7 दिन के अंदर आता है उसके लिए 10% का टॉलरेंस लेवल है। जो 8 से 14 दिन के अंदर में आता है उसका 15% टॉलरेंस लेवल है। और जो 15 से 28 दिन के अंदर में आता है उसका 25% टॉलरेंस लेवल है। ठीक है। तो ये अभी हमने देखा। अभी उसके बाद जो आता है ये देखिए, इसको ध्यान में रख लीजिए कि हमने देखा कि 1 से लेकर के यहां तक 28 दिन तक देख लिया। ये 4 बकेट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 5वां जो बकेट है, 5वां बकेट से लेकर 10वां बकेट तक, 5वां बकेट में क्या है 29 दिन से लेकर के 3 महीने तक। ठीक है। उसके बाद 6ठा बकेट में कहां आता है 3 महीने से ज्यादा है और 6 महीने से 6 महीने तक। 7वां बकेट में 6 महीने से ज्यादा है और 1 साल तक। 8वां बकेट में 1 साल से ज्यादा है 3 साल तक। 9वां बकेट में 3 साल से ज्यादा है 5 साल तक। और 10वां बकेट में मोर देन 5 ईयर्स आता है। और इसका जो भी परमिशेबल टॉलरेंस लेवल रहता है वो अल्को जो होता है या फिर जो बैंक का बोर्ड होता है वो उसको डिसाइड करता है। लेकिन ये जो फर्स्ट का स्टार्टिंग का जो हमने देखा 4 बकेट, ये आरबीआई ने डिसाइड किया ये यही रहेगा 5, 10, 15। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा अब आगे। तो ये है आपका 10 टाइम बकेट्स। इसको ध्यान से देखिए, एक बार देखिएगा आपका दिमाग में बैठ जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग भी हमारे आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, केस स्टडीज को भी देखेंगे। अभी क्या है, बैंक हैज गिवन डिटेल्ड आउटलाइन इन अपेंडिक्स 1 एज टू रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, ये भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी प्लेसमेंट ऑफ कासा होता है ना, कासा हम लोग देखते हैं ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है एक्चुअली वो बैंक के लिए कासा ही होता है। तो कासा इज डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि बैंक, कोई कस्टमर ने ला करके करंट अकाउंट में अपना पैसा रख दिया, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख दिया, वो जब डिमांड करेगा बैंक को देना पड़ेगा। ये डिमांड डिपॉजिट है, कोई टाइम डिपॉजिट नहीं है कि मैं इस करंट अकाउंट में अगले 5 साल के लिए पैसा को रख रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ये टाइम डिपॉजिट है, सॉरी ये डिमांड डिपॉजिट है कि जब भी डिमांड होगा बैंक को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर डिमांड डिपॉजिट है तो ये हाईली वॉलेटाइल है एंड रिपेबल ऑन डिमांड, जब भी डिमांड होगा कस्टमर के द्वारा इसको रिपे करना पड़ेगा। देयरफॉर दीज आइटम्स शुड हैव बीन प्लेस्ड अंडर आउटफ्लो विद इन फर्स्ट 4 बकेट्स। हमने देखा भी जो पहला 4 बकेट्स है उसके अंदर में ही उसको रखना है, क्योंकि देखिए जो पहला 4 बकेट है ये हाईली वॉलेटाइल है, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि ये फर्स्ट 4 बकेट्स ये हाईली वॉलेटाइल है। ये मतलब बैंक ये मान के चलता है कि 1 दिन से लेकर के 28 दिन के अंदर में ये पैसा निकल जाना है, आएगा जाएगा आते जाते रहेगा, इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली यही होता है। लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा सा समझने का क्या बात है,
बट आरबीआई हैज सजेस्टेड दैट ऑल्दो सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स आर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट्स है, बट हियर इन इंडिया दीज डिपॉजिट्स आर द कोर डिपॉजिट। आप जब इंडिया का बात करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंकों में कासा ही है जो बैंक को संभाले रखता है। करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा पड़ा रहता है, वो है वॉलेटाइल, लेकिन आप जब ओवरऑल देखोगे तो मान के चलो कि वो पैसा पड़ा रहता है। आप भी देखोगे कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, आप उसमें पैसा को डाल के रखे हो, उसमें से मान लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तो क्या आप 10 लाख रुपया एक महीने के अंदर में निकाल के तुरंत खर्चा करके फिर डालते हो? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि 10 महीना, एक महीना के अंदर में आपको 50,000 रुपये का जरूरत पड़ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये की जरूरत पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो 9 लाख रुपया या 9.5 लाख रुपया है वो आपके अकाउंट में पड़ा ही रहता है। तो इसी तरह से वो जो 9 से 9.5 लाख रुपया हो गए वो कोर डिपॉजिट हो जाता है वो कासा का ही रूप, लेकिन वो कोर डिपॉजिट में आता है। और जो 10 से 15% जो फ्लक्चुएट कर रहा है उसको आप डाल सकते हो स्टार्टिंग के 4 बकेट में। तो यहां पर उसके लिए आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया है, ओनली 10% ऑफ सेविंग डिपॉजिट का जो सेविंग अकाउंट है उसका 10% और जो करंट डिपॉजिट है उसका 15%। इसको ध्यान से याद रख लीजिए, सेविंग डिपॉजिट का 10% और करंट डिपॉजिट का 15%। मतलब मान लीजिए कि सेविंग बैंक में अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया का 10% हो गया 10 रुपया, यहां बच गया 90 रुपया। और जो करंट अकाउंट है उसमें भी मान लीजिए 100 रुपया है, तो करंट अकाउंट के केस में 15%, ये मान लीजिए यहां हो गया 15 रुपया और यहां बच गया 85 रुपीज। तो ये जो 10 रुपया सेविंग के केस में और 15 रुपया करंट का केस में, ये आपका वॉलेटाइल है, ये आपका फर्स्ट 4 बकेट में रहेगा। फर्स्ट 4 बकेट में भी नहीं, इसको तो फर्स्ट 3 बकेट में ही रखेगा। और ये जो 90 रुपया और 85 रुपया, 90 रुपया आ जाएगा आपका सेविंग के केस में और 85 रुपया करंट के केस में, इसको कोर डिपॉजिट कहा जाता है। ये आता है आपका 8th वाला जो बकेट रहता है उसमें आता है, ठीक है, जहां पर आपको 1 साल से लेकर के 3 साल तक का वो टाइम रहता है। तो फिर से इसको जस्ट देखते हैं कि जो आपका 10% सेविंग का और 15% करंट का डिपॉजिट का रहता है, आरबीआई ने ये सजेस्ट किया है कि ये वॉलेटाइल पोर्शन है, ये वॉलेटाइल है, ये 10% और 15% निकल सकता है, विच कैन बी प्लेस्ड अंडर आउटफ्लो अंडर। ये 1 से लेकर 14 दिन के अंदर में आप इसको बकेट में रख सकते हैं, 1 से लेकर 14 दिन तक। अभी हम लोग बकेट क्या देखे थे, पहला बकेट कौन सा था, पहला बकेट था जो डे फर्स्ट में था, पहला दिन के लिए था पहला बकेट, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट डे भी इसको बोलते हैं। दूसरा बकेट कौन सा था, जो 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक था। तीसरा बकेट कौन सा था, जो 8 दिन से लेकर के 14 दिन तक था। इसी के लिए यहां पर आरबीआई ने कहा है कि इसको आप, इसका 10% और 15%, 100 रुपया है तो उसका 10 रुपया और इसका 100 रुपया जो है करंट अकाउंट को उसका 15 रुपया, इसको आप 1 दिन से लेकर 14 दिन का बकेट में रख सकते हैं, जो फर्स्ट 3 बकेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 90% ऑफ सेविंग अकाउंट और 85% ऑफ करंट अकाउंट, उसको बोला जाता है कोर डिपॉजिट, और उसको रखा जाता है 8th वाला बकेट में, जो होता है 1 साल से लेकर के 3 साल तक में, 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम तक का जो टाइम बकेट रहता है उसके अंदर में आपको इसको रखना है। तो अगर अभी जब न्यूमेरिकल आपको आएगा तो न्यूमेरिकल इसी हिसाब से आएगा, वो ऑलमोस्ट आपको दे देगा कि 100 रुपीज आपका सेविंग में है और दे देगा 200 रुपीज आपका करंट में है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि सेविंग का आपको 100 में से केवल 10 रुपया लेना है, क्योंकि वो आपको 10% ही है जो आपको 1 दिन से लेकर 14 दिन का टाइम बकेट में रख रहा है। और करंट अकाउंट का केस में आपको अगर 200 रुपया है तो आपको 30 रुपया ही लेना है, क्योंकि ये 15% ही है जो आपको वॉलेटाइल माना जाता है। उसके बाकी का बाद का जो है इसका जो 90 रुपया है और इसका जो 170 रुपया है वो आपका कोर डिपॉजिट होता है, वो आपका 8th वाले बकेट में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे इस चीज को, इसी के मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो होता है, मतलब कि बैंक श्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये लाइबिलिटीज बैंक के लिए बन सकता है, हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है हो भी हो। तो ऐसा केसेस में बैंक ने, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, या तो ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलता है या उसको देना पड़ता है, इसको बैंक ने 1 से 14 दिन का बकेट में रखा है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, ये कभी भी इसका यूज पड़ सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस, मतलब जिस हिसाब का कस्टमर है, जिस हिसाब से वो अपना लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाता है, जो कराता है, तो उसके हिसाब से आप उसको उस पर्टिकुलर बकेट में रख सकते हैं। रेपो को भी आप रेस्पेक्टिव उसी बकेट में रख सकते हैं जिस हिसाब से ट्रेंड चलता है। और इंटरेस्ट पेबल जो होता है, ये भी आपको, आप श्योर नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से इंटरेस्ट मैच्योरिटी का बकेट में रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट पेबल है जो आपका 5 साल या 6 साल या 7 साल में होना है, तो आप इसको 10th वाले बकेट में रख सकते हैं, क्योंकि जो मोर देन 5 ईयर्स है वो 10th वाले बकेट में, तो आप उसको अपने हिसाब से रेस्पेक्टिव मैच्योरिटी बकेट में उसको रख सकते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी लैडर, अभी देखिए ये जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तरफ है कैश इनफ्लो,
ये एक तरह से एसेट हो गया जो बैंक के पास से पैसा आ रहा है। कैश आउटफ्लो, ये एक तरह से बैंक के लिए लायबिलिटी है जो बैंक को पैसा पे करना पड़ रहा है, बैंक के लिए आउटफ्लो हो रहा है, बैंक से बाहर जा रहा है। डे 1 में हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये बकेट 1 में हम लोग टाइम बकेट 1 में देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि मैच्योरिंग एसेट्स है, ये इनफ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका एसेट्स मैच्योर कर रहा है, मतलब कि जो लोन दिया वो मैच्योर कर रहा है, उससे बैंक को मिल रहे हैं 1000 करोड़, इंटरेस्ट से मिल रहे हैं 200 करोड़, एसेट सेल करने से 500 करोड़ और ड्रॉन डाउन ऑन कमिटमेंट इससे 100 करोड़ मिल रहे हैं। टोटल बैंक को 1800 करोड़ रुपया मिल रहे हैं। जो बैंक को आउटफ्लो हो रहा है डे 1 में ही, ये बैंक को आउटफ्लो हो रहा है डे 1 में ही। मैच्योरिंग लायबिलिटीज मैच्योर कर रहा है, जो फिक्स डिपॉजिट होगा बैंक का वो मैच्योर कर रहा है, बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो गया मैच्योरिंग लायबिलिटीज 250 करोड़। उसके बाद किसी तरह का सेविंग बैंक, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी आपको बता दे रहा है कि सेविंग बैंक में जो टोटल उसका हम लोग 10% ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 100 करोड़ है, ये देना पड़ रहा है। अभी मान लीजिए कि ये अगर 100% यहाँ ये 10% ये मेंशन नहीं करता, केवल सेविंग बैंक लिखता और यहां पर दे देता 100, तो हम लोग 100 का 100 पूरा नहीं लेते, 100 का हम लोग 10% लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डे 1 में है। डे 1 से लेकर के डे 28 तक में हम लोग इसी को लेंगे, लेकिन जहां ये 29 दिन या उससे ज्यादा चला जाएगा फिर हम लोग इसका 85% और 90% को लेंगे, ठीक है। तो ये देखा हमने। उसके बाद जो करंट जो डिपॉजिट है उसका 15% देना है, ये 150 यहां बता दिया गया है। इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेबल, वो 300 करोड़ है। और जो ड्रॉ डाउन ऑन लैंडिंग है, लैंडिंग के लिए उनको देना पड़ेगा पैसा, वो 100 करोड़ हो गया, टोटल हो गया 900 करोड़। मतलब देखिए बैंक के पास में जो पैसा आ रहा है वो 1800 करोड़ है, बैंक को जो पैसा देना पड़ रहा है, ये बैंक को पैसा देना पड़ रहा है वो 900 करोड़ है। मतलब आ रहा है 1800 करोड़ और देना पड़ रहा है 900 करोड़। ये हो गया बैंक के लिए एसेट हो गया, मैच्योरिंग एसेट हो गया, ठीक है। और जो बैंक को 900 करोड़ देना पड़ रहा है, ये बैंक के लिए मैच्योरिंग लायबिलिटी हो गया, मैच्योरिंग लायबिलिटी हो गया। तो हमने वहां क्या देखा था कि मैच्योरिंग एसेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैच्योरिंग लायबिलिटी, तो वो बैंक के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। यहां पर यही हो रहा है, 1800 करोड़ बैंक के पास में आ रहा है, लेकिन बैंक को देना कितना पड़ रहा है, 900 करोड़। इसका मतलब कि ये आरबीआई कंप्लायंस में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मैच्योरिंग एसेट है इज ग्रेटर देन मैच्योरिंग लायबिलिटी, क्योंकि मैच्योरिंग एसेट 1800 है और मैच्योरिंग लायबिलिटी 900 है, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल अभी देखा। अभी हम लोग इसी तरह का एक और एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल में क्या है, हम लोग डे 2 से, मतलब ये सेकंड टाइम बकेट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड टाइम बकेट जो डे 2 से लेकर डे 7 तक होता है। यहां पर मैच्योरिंग एसेट जो है वो 1900 करोड़ है और मैच्योरिंग लायबिलिटी है वो 2100 करोड़ है। अब देखिए यहां पर मैच्योरिंग एसेट यहां पर कम है, 1900 करोड़, मैच्योरिंग लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब मैच्योरिंग एसेट इज स्मॉलर देन मैच्योरिंग लायबिलिटी। यहां पर तो प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि यहां पर नेगेटिव गैप हो गया। हमने भी देखा है कि जहां पर मैच्योरिंग एसेट कम है और मैच्योरिंग लायबिलिटी ज्यादा है, वहां पर नेगेटिव गैप होता है, इसको नेगेटिव गैप हम लोग बोलते हैं। ये बैंक के लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये बैंक के लिए लिक्विडिटी रिस्क बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग टॉलरेंस लेवल को देखे थे जो स्टार्टिंग का 4 बकेट्स में था, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4। अभी हम लोग बकेट सेकंड में है। फर्स्ट बकेट में क्या था, 5% का, सेकंड बकेट में क्या था, 10% का टॉलरेंस लेवल था। अब हम लोग को देखना है कि आउटफ्लो, ये बैंक का आउटफ्लो है 2100 करोड़, ये तो इनफ्लो है ना, एसेट जो आ रहा है 1900 करोड़, तो 2100 करोड़ का 10%, तो 2100 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 2100 करोड़ का 10% हो गया 210, ठीक है। 2100 करोड़ का 10%, 210 हो गया, ये 210 हो गया। अभी ये देखना है कि क्या ये 210, अगर हम इसे 210 कम कर देते हैं, 2100 से हम 210 को घटा देते हैं, तो ये जाहिर सी बात है 1890 हो जाएगा। तो 1890 तक में ये टॉलरेट कर लेगा, और है कितना, 1900, मतलब कि ये इसके रेंज में आ रहा है तो नेगेटिव गैप ये, लेकिन ये इसके रेंज के अंदर में आ रहा है। इसका मतलब कि ये आरबीआई का कंप्लायंस को फुलफिल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, एसेट जो हो रहा है मैच्योर कर रहा है 1900 करोड़, जो लायबिलिटी जो मैच्योर कर रहा है 2100 करोड़, यहां पर लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, मतलब बैंक को जो देना है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 200 करोड़, जो नेगेटिव गैप हम लोग इसको बोलते हैं। अभी हम लोग जो इसका टॉलरेंस लेवल देखे थे, ये बकेट 2 का है। बकेट 2 का टॉलरेंस लेवल है 10%, और टॉलरेंस लेवल जो होता है वो हमेशा आउटफ्लो पे निकाला जाता है, जो आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो का 10% कितना होगा, 2100 का 10% हो जाएगा 210। 210, अब आप 2100 से 210 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1890। अगर 1890 तक में अगर इसका एसेट रहता है तो यहां तक ये टॉलरेट कर लेगा। इसका एसेट कितना हो रहा है मैच्योर होने के बाद में, 1900 करोड़। इसका मतलब कि यहां इसके
अंदर में ही है ये। इसका मतलब कि है ये नेगेटिव ग्रोथ, ये नेगेटिव गैप है, लेकिन ये आरबीआई का कंप्लायंस के अंदर में आ जा रहा है। ठीक है, ये हमने देखा सेकंड एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है? थर्ड टाइम बकेट। थर्ड टाइम बकेट में क्या देखना है? जो मैच्योरिंग एसेट है 3000 करोड़ का, मैच्योरिंग लायबिलिटी है 4000 करोड़ का। फिर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव गैप हो जा रहा है 1000 करोड़ का, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो यहां पर नेगेटिव गैप क्रिएट हो जा रहा है कितना से? 1000 करोड़ से। अभी हम लोग थर्ड टाइम बकेट के लिए टॉलरेंस लेवल क्या देखे थे? 15%। ये 15% किसका होता है? जो आउटफ्लो होता है उसका 15%। तो 4000 करोड़ जो है, 4000 करोड़ का 15% कितना हो जाएगा? 4000 करोड़ का 15% 600 हो जाएगा। अभी आप 600 इससे माइनस कर दो। 600 जब आप 4000 से माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3400 करोड़। अभी आप ये देखो कि क्या ये 3400 करोड़ के अंदर में है मैच्योरिटी एसेट जो है? नहीं, ये 3400 करोड़ से भी बाहर है, ये 3000 करोड़ है। इसका मतलब ये नेगेटिव गैप है और यहां पर ये आरबीआई का जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। यहां पर बैंक को जवाबदेही देना पड़ेगा। बैंक मस्ट एक्सप्लेन टू आरबीआई द करेक्टिव स्टेप। अब बैंक क्या इसमें स्टेप ले रहा है इस गैप को फुलफिल करने में, ये बैंक को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बैंक को एक तरह से हेजिंग करना पड़ेगा। ताकि हेजिंग इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह का रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो यहां पर प्रॉब्लम है बैंक के लिए, इसको बैंक को सही से मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि टॉलरेंस लेवल का क्या महत्व है। इसी के लिए इसको ध्यान में रखिएगा टॉलरेंस लेवल को। अब अभी हम लोग एग्जांपल्स देखे थे इसका, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी लेडर अंडर अल्टरनेट सिनेरियो। अभी देखिए, अभी तक जो एग्जांपल हमने देखा ना वो हमने नॉर्मल बैंकिंग डे में देखा कि भाई सब कुछ ठीक ठीक से चल रहा है, किसी तरह से बैंकों को थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बैंक उसको संभाल ले रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय ऐसा ही सिचुएशन रहे। हो सकता है कि कुछ और भी खतरनाक सिचुएशन आ सकता है बैंक के पास में। वो क्या होता है? वंस द मैच्योरिटी लेडर इज कंस्ट्रक्टेड, RBI has advised the bank to study the net funding requirement in case of adverse eventualities। मतलब कि कुछ बुरा समय चल रहा है, वैसा में बैंक अपना गैप को कैसे मिनिमाइज करेगा? क्योंकि बुरा समय चल रहा है तो गैप और बढ़ेगा ही, तो उस केस में आपको कैसे मिनिमाइज करना है? तो यहां पर बेसिकली 3 सिचुएशंस बताए गए हैं। वो सिचुएशंस क्या क्या हैं? देखिए, पहला सिचुएशन है जनरल सिचुएशन, जो भी हम लोग देखे थे। जनरल मतलब नॉर्मल मार्केट कंडीशन में चल रहा है, जो भी ऊपर में हम लोग एग्जाम्पल में देखे। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या होता है? इस बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, मतलब कि मार्केट ठीक है लेकिन वो पर्टिकुलर बैंक जहां पर वो डिपॉजिटर ने अपना डिपॉजिट कर रखा है, या कोई एक बैंक है, हो सकता है एसबीआई, हो सकता है पीएनबी, हो सकता है एचडीएफसी हो, वो बैंक के साथ में कुछ स्पेसिफिक क्राइसिस चल रहा है। तो अभी जाहिर सी बात है, अगर सपोज कीजिए कि आप ही को पता चल रहा है कि कोई बैंक है, XYZ बैंक है, वहां पर आपने पैसा रखा है और वो बैंक हो सकता है कि बैंक डूबने वाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप क्या करोगे? आप फटाफट जाके अपना पैसा को से निकाल लोगे। मतलब कि उस बैंक का आउटफ्लो बढ़ जाएगा सडनली। जो भी डिपॉजिट आपने रखा उस बैंक के पास में, आप जाके उसको निकाल लोगे तो बैंक को आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो बैंक का डिपॉजिट जो हुआ था वो बैंक का निकल जाएगा, तो बैंक का लायबिलिटीज बढ़ गया तुरंत में, अगर ये बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? देखिए, दिस इज टू कंस्ट्रक्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट इफ बैंक फेसेस अ क्राइसिस ड्यू टू पब्लिक हेजिटेशन। किसी तरह से पब्लिक हेजिटेट करे, जैसे आपका ही बैंक है, आपका पैसा आपने उस बैंक में जमा कर रखा है, आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, हेजिटेशन हुआ, आप जाकर के उस मनी को अपने वहां से निकालना शुरू कर देंगे, तो ये बैंक के लिए एक नुकसान हो रहा है। बैंक का तुरंत में जो बैंक का डिपॉजिट है वो बाहर निकल रहा है। जो इनफ्लो है वो हो सकता है कि इनफ्लो बढ़ता रहे, लेकिन बैंक का, या हो सकता है इनफ्लो वहीं पर है, या हो सकता है इनफ्लो में कुछ प्रॉब्लम आए लेकिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। बैंक का जो डिपॉजिट रहेगा वो 100% घटेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला सिचुएशन क्या है? जनरल मार्केट क्राइसिस। ये ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम आया है, ये बैंक स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल प्रॉब्लम आया है। तो जाहिर सी बात है, जब ओवरऑल प्रॉब्लम आता है तो यहां बैंक का इनफ्लो में भी प्रॉब्लम आएगा और बैंक का आउटफ्लो में भी प्रॉब्लम आएगा। इसको सिस्टमिक रिस्क हम लोग बोलते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर हो गया है, चला नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि ये जो लेमन ब्रदर्स था ना, जब फेल हुआ था 2008-9 में, ये उसी का क्राइसिस होता है जब जनरल मार्केट क्राइसिस होता है। तो ये हमने 3 कंडीशन को देखा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। आइए देखिए, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं इनफ्लो है जो ऊपर वाला है, नीचे वाला है जो आउटफ्लो है। ठीक है, अभी हम लोग 3 सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया। पहला सिचुएशन है अंडर नॉर्मल बिजनेस कंडीशन, जो सबसे पहला हमने एग्जांपल देखा। दूसरा देखा है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, किसी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ में हो सकता है वो बैंक का कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, कोई कस्टमर्स को लगता है कि पैसा निकाल लेने से अपना पैसा सेफ रहेगा, वो तुरंत में जाकर पैसा निकालेगा, वो बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस है। तीसरा जनरल मार्केट क्राइसिस, यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा।
या ये कैश इनफ्लो हो रहा है बैंक के लिए, वो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। मैच्योरिंग एसेट हो रहा है 2000 करोड़, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स हो रहा है बैंक के लिए 400 करोड़, एसेट सेल करने से 1000 करोड़ मिल रहा है, और ड्रॉडाउन से बैंक को 200 करोड़ मिल रहा है। मतलब टोटल जो बैंक के पास में इनफ्लो आ रहा है वो 3600 करोड़ आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। अभी हम लोग देखते हैं बैंक का आउटफ्लो नॉर्मल कंडीशन में, बैंक का आउटफ्लो नॉर्मल कंडीशन में, ये आउटफ्लो हो गया। मैच्योरिंग लायबिलिटी 1000 करोड़, इंटरेस्ट पेबल 200, डिपॉजिट रन ऑफ डिपॉजिट जो हुआ था देना पड़ गया 600 करोड़, ड्रॉ डाउन होकर के बैंक को देना पड़ गया 1000 करोड़, टोटल 2800 करोड़ देना पड़ेगा। आया 3600 करोड़, देना पड़ गया 2800 करोड़। तो बैंक के पास अभी भी एसेट्स ज्यादा रह गया 800 करोड़। ये विन विन सिचुएशन है बैंक के लिए, चाहिए भी ऐसा ही कि जो मैच्योरिंग एसेट्स है वो ज्यादा होना चाहिए मैच्योरिंग लायबिलिटीज है, यहाँ पर ज्यादा है, प्लस बहुत अच्छा सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में आते हैं बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस। ये बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस है। मैच्योरिंग एसेट्स ठीक ठीक चल रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स ठीक है, एसेट सेल जो है उससे 1200 को मिला है, ड्रॉ डाउन से मान लीजिए ये जीरो है, कुछ उसने नहीं हुआ, लेकिन बैंक का जो ओवरऑल इनफ्लो आया है वो 3600 करोड़ आया है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम आया था कि हेजिटेट कर रहा है कस्टमर कि पता नहीं ये बैंक का साथ क्या सिचुएशन रहने वाला, पैसा निकाल लो। तो इससे बैंक अब आपको दिखेगा जो आउटफ्लो है वो आउटफ्लो बैंक का बढ़ जा रहा है। मैच्योरिंग लायबिलिटीज 1000 करोड़, इंटरेस्ट पेबल 200, ठीक है। डिपॉजिट रन ऑफ, ये जो डिपॉजिट बैंक के पास में था ये रन ऑफ हो गया, देखिए 2000 करोड़ यहां से निकल गया, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉ डाउन 1200 करोड़, तो टोटल आ रहा है बैंक के पास में 3600 करोड़, लेकिन जो जा रहा है वो 44 करोड़, बैंक के पास में माइनस हो गया 800 करोड़। मतलब कि अभी बैंक का जो मैच्योरिंग एसेट है ये लेस देन मैच्योरिंग लायबिलिटी हो गया, बैंक के लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम अराइज हो गया यहां पर। ये तो हमने देखा स्पेसिफिक कंडीशन है केस में, स्पेसिफिक बैंक कंडीशन। अब हम लोग तीसरा कंडीशन में आते हैं जो सबसे खतरनाक कंडीशन है। ये क्या होता है? जनरल मार्केट क्राइसिस। इनफ्लो में भी इफेक्ट दिखेगा, आउटफ्लो में भी आपको इफेक्ट दिखेगा। आप देखो जो टोटल इनफ्लो आ रहा है बैंक के लिए 2100 करोड़ आ रहा है, ठीक है, और जो टोटल अभी आपको आउटफ्लो दिख रहा है वो आउटफ्लो आपको 3900 करोड़ आपको आउटफ्लो दिख रहा है। सडनली बढ़ गया, जो ड्रॉ डाउन था वो आपका बढ़ गया 1500 करोड़ हो गया, वो जो आपका ये था ये 1200 करोड़ आपका हो गया डिपॉजिट रन ऑफ, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो टोटल आपका नेगेटिव गैप हो रहा है ये -1800 करोड़ नेगेटिव गैप है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव गैप है -1800 करोड़, ठीक है। तो ये बैंक के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होता है। इसी के लिए अगर सिचुएशन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो जो जनरल मार्केट क्राइसिस होता है ये बैंक के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होता है, जहां पर लिक्विडिटी रिस्क बिल्कुल पीक पे हो जाता है, ठीक है। बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस में भी वो लिक्विडिटी रिस्क आपको नेगेटिव गैप में रहेगा, लेकिन जो जनरल मार्केट क्राइसिस होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आ रहा होगा। वी कैन नाउ ऑब्जर्व, ये वही चीजें जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि पहला कंडीशन में हमने देखा कि वो बहुत अच्छा चला और उसमें अपने को बैंक को 800 रुपये का वो पॉजिटिव, 800 करोड़ का वो पॉजिटिव गैप में रहा, वो सब कुछ ठीक ठीक था। लेकिन जो दूसरा केस हमने देखा, दूसरा और तीसरा केस जो हमने देखा, दूसरा केस में हमने देखा कि ठीक है बैंक को नुकसान हुआ है, डिपॉजिट रन ऑफ हुआ है उससे। तीसरा केस जो हमने देखा जनरल मार्केट क्राइसिस, वो सबसे खतरनाक था, बैंकिंग सिस्टम एज अ होल इज अफेक्टेड। अभी इसमें क्या है कि मार्केट विल बी ड्राइड अप, मार्केट में ना इनफ्लो आना है ना आउटफ्लो जाना, इनफ्लो तो आएगा नहीं, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, गैप, ये नेगेटिव गैप बढ़ेगा। सेलिंग ऑफ एसेट्स इन ट्रेडिंग बुक, देयर विल बी नो टेकर, क्योंकि अभी देखिए जब जाहिर सी बात है जब मार्केट खराब चल रहा है ना, तो उसका एसेट, अगर बैंक अपना एसेट को बेचना भी चाहेगा तो लोग उसको खरीदेगा नहीं, वो पैसा को वहां नहीं लगाएगा, वो पैसा बैंक इंसान लोग सोचेंगे कि भाई अपने इस पैसा को कहीं ऐसा जगह लगाते हैं जहां अपने को और ज्यादा अच्छा से बेनिफिट मिलेगा, तो बैंक चाह करके भी अपने एसेट को सही से बेच नहीं पाएगा। देयर विल बी नो टेकर, वो जो बैंक अगर अपने एसेट को सेल भी करता है तब भी उसको खरीदार नहीं मिलेगा। एज सच इनफ्लोज विल बी सीवियरली अफेक्टेड, हियर इट इज शोन एज जीरो, एट द सेम टाइम आउटफ्लो विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहां पर इसी के लिए कहा जाता है देयरफॉर अंडर जनरल मार्केट क्राइसिस जो नेगेटिव गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। अभी क्या है, आरबीआई हैज एडवाइज्ड द बैंक टू प्रिपेयर अल्टरनेट, मतलब आरबीआई बोलता है कि भाई ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, आप इसके लिए क्या क्या कर रहे हो, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपेंडिक्स 2 हम लोग देखते हैं। अपेंडिक्स 2 में क्या है, ये आपको बताता है कि कौन कौन सा जो इनफ्लो हो गया या आउटफ्लो हो गया या बैंक के लिए जो एसेट्स हो गया या बैंक के लिए जो लायबिलिटीज हो गया वो सेंसिटिव है कि नहीं है। आप एक सिंपल सा फंडा जान के रखिए, जो भी एसेट है या जो भी लायबिलिटी है, अगर वहां पर उसका जो भी रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर वो लिंक्ड है,
जो इंटरेस्ट से अगर वो लिंक्ड है तो वो सेंसिटिव में आएगा, अगर वो इंटरेस्ट से लिंक नहीं है तो वो नॉन सेंसिटिव में आएगा। ठीक है, अभी देखिए जो कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस रहता है, या इसको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, जो कैपिटल है वो बैंक का कैपिटल में रहना है, वो नॉन सेंसिटिव है। करंट डिपॉजिट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट डिपॉजिट पे, ये नॉन सेंसिटिव है। लेकिन जो सेविंग बैंक का डिपॉजिट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10% और 15% वाला, ये सेंसिटिव है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है, लेकिन इसको अपने 1 ईयर टू 3 ईयर का बकेट में रख सकते हैं। हमने 10 बकेट को देखा था, उसमें से 1 to 3 ईयर का बकेट में हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट हो सकता है कि भाई 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट रखा गया हो, तो टाइम डिपॉजिट बिल्कुल सेंसिटिव है, और जितना टाइम के अकॉर्डिंग है उसको उसी रेस्पेक्टिव बकेट में रखा जाएगा। बोरोइंग, अगर किसी तरह का बोरोइंग लिया, अगर बैंक कोई इस तरह का उधार ले रहा है, वो हो सकता है कि वो फिक्स्ड रेट पे हो सकता है, वो फ्लोटिंग रेट पे हो, तो ये बिल्कुल सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट हो रहा है। मैं आपको बताया ना कि भाई जहां पर जो इंटरेस्ट अगर वो लिंक्ड है तो वो सेंसिटिव है, जहां पर इंटरेस्ट लिंक नहीं है तो आप मान के चलो वो नॉन सेंसिटिव है। आरबीआई के केस में भी इंटरेस्ट लिंक्ड है तो ये सेंसिटिव है, अप टू 1 मंथ का टाइम बकेट में ये रहता है। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज, किसी तरह का बिल पेपर या प्रोविजनिंग किया जा रहा है तो ये नॉन सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि उसका तो सब कुछ फिक्स्ड है कि भाई इतना होना तो इतना ही जाना है उसमें। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने देखा है लाइबिलिटीज का, अब हम लोग देखते हैं एसेट्स का केस में। कैश इन हैंड, कोई इंटरेस्ट इससे लिंक नहीं है, नॉन सेंसिटिव है। ठीक है, बैलेंस विद आरबीआई, नॉन सेंसिटिव है, इंटरेस्ट अर्निंग ऑन 3 to 6 मंथ बकेट में जाएगा। ये जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो इसी के लिए ये नॉन सेंसिटिव होते हुए भी ये जाएगा 3 to 6 मंथ्स का बकेट में। बैलेंस विद अदर बैंक, कॉल मनी, शॉर्ट मनी जो नोटिस होता है, ये करंट अकाउंट होता है। बैलेंस विद अदर बैंक ये करंट अकाउंट होता है, ये नॉन सेंसिटिव होता है। लेकिन जो कॉल और शॉर्ट नोटिस होता है, इसमें इंटरेस्ट लिंक्ड होता है, ये सेंसिटिव होता है, और इसको उसी पर्टिकुलर बकेट में रखा जाएगा। आप होप कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, एडवांसेस, जो लोन बैंक दे रहा है, जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां लिंक्ड है तो ये सेंसिटिव है, और जिस टाइम पीरियड के लिए है उसी टाइम पीरियड का ये बकेट में इसको रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनपीए हो सकता है सब स्टैंडर्ड हो सकता है डाउटफुल एसेट हो, ये नॉन सेंसिटिव है, इस पर कोई इंटरेस्ट लिंक नहीं है, इसको 3 to 5 ईयर का बकेट में या ओवर 5 ईयर का बकेट में रखा जाएगा। अगर सब स्टैंडर्ड है तो उसको 3 to 5 ईयर का बकेट में, डाउटफुल है तो उसको ओवर 5 ईयर का बकेट में रखा जाएगा। फिक्स्ड एसेट केस में नॉन सेंसिटिव है, कोई से इंटरेस्ट इससे लिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्विक रिवीजन, एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज भी देखेंगे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमने देखा 2 तरह का होते हैं, स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच। स्टॉक अप्रोच जो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था कि भाई आप स्टॉक अपने पास में जमा करके रख लो, आइडल फंड बैंक के पास में बहुत रह जाता था। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर बैंक अपना सही से रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो बैंक के लिए नुकसान है, क्योंकि एएलएम जो होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट, उसका फंक्शन ही, उसका मोटो ही होता है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को और मिनिमाइज करना है रिस्क को, जो लिक्विडिटी रिस्क को या इंटरेस्ट रेट रिस्क को। तो इसी के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता है। इसमें बेसिकली 9 टाइप्स के रेशियोज बताए जाते हैं। उस 9 टाइप्स के रेशियोज में भी 4 रेशियोज ऐसे होते हैं जिसका बढ़ना जरूरी है, 5 रेशियोज ऐसे होते हैं जिसका घटना जरूरी है, तब बैंक स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ये कौन कौन से रेशियोज थे ये भी हमने यहां पर देखा। रेशियो टू कोर डिपॉजिट ऑफ टू टोटल एसेट, ये इस साइड में जो है ये इंक्रीज होने हैं, और इस साइड में जो ये डिक्रीज होने हैं। ये सभी का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, अब मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लो अप्रोच को देखा। फ्लो अप्रोच में क्या था, फ्लो अप्रोच में जो अभी हम लोग 10 टाइम बकेट्स को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने उस डेली बेसिस पर इसको एक जो गैप क्रिएट होता है उसके लिए इस पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है। जो आरबीआई ने बताया 10 टाइम बकेट्स के अकॉर्डिंग, पहले ये 8 हुआ करता था, और इसका जो रिपोर्ट होता है ये फोर्टनाइटली बेसिस पर आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है, जो फर्स्ट और थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ होता है। ठीक है, यहां पर भी ये हमने देखा कि जो मैच्योरिंग एसेट्स होते हैं वो बैंक के लिए इनफ्लो फंड है, क्योंकि जो लोन मैच्योर कर रहे हैं भाई, लोन अब मैच्योर कर रहे हैं तो ये तो बैंक के लिए बेनिफिट ही लेके आएगा ना, और जो डिपॉजिट है वो मैच्योर कर रहे हैं तो ये बैंक के पास से तो चला जाएगा ये पैसा। इसी के लिए जो मैच्योरिंग एसेट्स है ये बैंक के लिए इनफ्लो है, जो मैच्योरिंग लायबिलिटीज है ये बैंक के लिए आउटफ्लो है। और हर कंडीशन में आपको यही कोशिश करना है, बैंक को यही कोशिश करना है कि मैच्योरिंग एसेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैच्योरिंग लायबिलिटीज, इसको पॉजिटिव गैप बोलते हैं। लेकिन किसी सिचुएशन में जहां पर मैच्योरिंग एसेट कम है, मैच्योरिंग लायबिलिटीज है, इसको नेगेटिव गैप बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव गैप रूट कॉज होता है लिक्विडिटी रिस्क को बढ़ावा देने के लिए। तो आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने जो बकेट्स बनाए हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बकेट के लिए टॉलरेंस लेवल फिक्स करके रखा है।
तो ये टॉलरेंस लेवल भी अभी हम लोग देख लेंगे 5, 10, 15, 20 करके है, ठीक है। और यहाँ पर टॉलरेंस लेवल जो होता है वो हमेशा जो नेगेटिव मिसमैच हो रहा है उसमें भी जो आउटफ्लो हो रहा है उस पर देखा जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर इसका टाइम बकेट क्या है। तो टाइम बकेट में हमने देखा कि डे 1 से लेकर के डे 10 तक में जो आ रहा है ये इसका टाइम बकेट्स है। डे 1 हो गया, डे 2 में 2 दिन से लेकर 7 दिन तक हो गया, डे 1 में केवल पहला ही दिन रहता है, डे 3 में 8 दिन से लेकर 14 दिन तक, और डे 4 में 15 दिन से 28 दिन तक। मतलब कि इन बकेट्स में अगर कोई फंड आ रहा है तो वो हाईली वॉलेटाइल है, मतलब कि वो माना जाता है कि वो 1 दिन से लेकर 28 दिन, मतलब महीने भर के अंदर वो फंड निकल जाना है, वो वॉलेटाइल आता जाता रहेगा। तो उसके ऊपर में भी यहाँ पर टॉलरेंस लेवल दे दिया गया है कि आप इतना से इतना तक पे मान लो कि वो पोर्शन ही आएगा जाएगा, लेकिन बाकी जो पोर्शन रह जा रहा है वो वहाँ तक में गैप अगर क्रिएट हो रहा है तो बैंक आरबीआई उसके लिए उसको छूट देगा बैंक को। लेकिन इस टॉलरेंस लेवल के ऊपर अगर चला जा रहा है तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या मेजरमेंट ले रहे हो उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्शन आता है ये एक तरह से देखा जाता है कि जो 29 दिन से लेकर के जो 5 साल के ऊपर वाला आता है, ये हर बैंक का अपना रेस्पेक्टिव जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कमेटी होता है या उसका बोर्ड होता है बैंक का, वो उसका टॉलरेंस लेवल को परमिशेबल करता है। ये हमने देख लिया 10 बकेट। तो 10 बकेट प्लीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला जो 4 बकेट है तो 28 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद जो 5वां दिन का बकेट हो रहा है वो 29 दिन से लेकर 3 महीने तक। छठा दिन का बकेट 3 महीने से ज़्यादा होगा और 6 महीने तक। 7वां दिन का बकेट 6 महीने से ज़्यादा होगा और 1 साल तक। 8वां बकेट 1 साल से ज़्यादा होगा 3 साल तक। और 9वां बकेट वो 3 साल से ज़्यादा होगा 5 साल तक। और 10वां बकेट 5 साल से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो कासा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो एक्चुअली हाईली वॉलेटाइल होता है। लेकिन क्योंकि जो इंडियन बैंक्स होते हैं उनका एक तरह से कोर डिपॉजिट ही कासा होता है, कासा के बलबूते ही वो सब बैंक्स चल रहे हैं, तो इसी के लिए पूरा का पूरा कासा का पोर्शन को आप वॉलेटाइल नहीं मान सकते हो। तो इसी के लिए आपको टाइम बकेट के में इसको एक परसेंटेज को ही रखना पड़ेगा अलग अलग बकेट में। वो क्या है कि जो सेविंग डिपॉजिट है उसका 10% और जो करंट डिपॉजिट है उसका 15% को माना जाता है कि ये वॉलेटाइल है, और इसको स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 बकेट में ही रखा जाता है। 1 दिन से लेकर 14 दिन का जो बकेट है उसी में रखा जाता है। उसके बाद जो होता है सेविंग के केस में 90%, करंट के केस में 85%, उसको कोर डिपॉजिट बोला जाता है और उसको 8th वाले बकेट में रखा, ध्यान दीजिएगा, उसको 8th वाले बकेट में रखा जाता है जो 1 साल से लेकर 3 साल का बकेट में होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोई इसी तरह का कोई कंटिजेंट लाइबिलिटीज होता है, तो जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट है तो उसको 1 से लेकर 14 दिन का बकेट में रखा गया, मतलब फर्स्ट 3 बकेट में इसको रखा गया है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट को भी देखा जाता है कि ये हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस के केस में कितना टाइम के बकेट में उसको रखा जा सकता है। रेपो को भी वही होता है कि उसको भाई मेच्योरिटी टाइम बकेट उसके रेस्पेक्टिव में देखा जाता है, और इंटरेस्ट पेबल भी उसी, मतलब जो रेस्पेक्टिव टाइम पे उसको इंटरेस्ट को पे करना है उसी के हिसाब से उस बकेट में उसको रख दिया जाता है। फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, ये डे 1 का हमने एग्जाम्पल देखा। डे 1 के केस में ये 1800 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है और 1900 करोड़ का, या सॉरी 900 करोड़ का आउटफ्लो जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव गैप है 900 करोड़ का, तो ये जो आरबीआई कंप्लायंस है वो फुलफिल हो जा रहा है। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर देखा जो सेकेंड डे के केस में यहाँ पर जो मैच्योरिंग एसेट्स है वो कम है, मैच्योरिंग लायबिलिटीज वो ज़्यादा है। यहाँ पर नेगेटिव गैप क्रिएट हो गया 200 करोड़ से। लेकिन अभी देखना है कि अगर नेगेटिव गैप क्रिएट हुआ है तो सेकंड टाइम बकेट के लिए आरबीआई ने टॉलरेंस लेवल दे रखा है 10%। 10% किसका होता है? जो आउटगोइंग होता है, आउटफ्लो जो होता है, इसका 10%। इसका 10% होगा 210। अभी 210 जब इसका माइनस कर दोगे आप, 2100 से 210 माइनस कर दोगे तो 1890 आएगा। तो क्या ये 1890 से ज़्यादा है? तो हाँ है। तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव गैप में है, नेगेटिव गैप में रहने के बावजूद भी ये आरबीआई कंप्लायंस है, ठीक है। थर्ड में हमने देखा ये थर्ड टाइम बकेट में आ रहा है, थर्ड टाइम बकेट्स में आ रहा है। प्लस उसमें क्या है कि जो मैच्योरिंग एसेट्स है वो 3000 करोड़ है, मैच्योरिंग लायबिलिटीज वो 4000 करोड़ है। नेगेटिव गैप हो रहा है 1000 करोड़ का। अभी नेगेटिव गैप 1000 करोड़ का हो रहा है, तो थर्ड टाइम बकेट के लिए क्या ये दिया गया है 15% का। 15% आपको निकालना है आउटफ्लो में से। आउटफ्लो हो रहा है 4000 करोड़ का, 15% हो जाएगा 600 आप इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4000 में से माइनस करोगे 600 तो हो जाएगा 3400 करोड़। तो क्या ये 3400 करोड़ से ज़्यादा है? नहीं, 3400 करोड़ से कम है। इसका मतलब कि ये नेगेटिव टाइम गैप है, प्लस ये आरबीआई का जो कंप्लायंस उसको फुलफिल नहीं हो रहा, बैंक को जवाबदेही देना पड़ेगा इसका, ठीक है। फिर हमने इसका मैच्योरिटी लेटर देखा था। हमने ये भी देखा कि जो 3 तरह के सिचुएशंस हैं, वो 3 तरह के सिचुएशंस में सबसे खतरनाक सिचुएशन जनरल मार्केट क्राइसिस होता है। बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस भी है प्रॉब्लम, जनरल के केस में तो हमने देख ही लिया। इसको यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भाई नॉर्मल कंडीशन में बैंक को जो बिजनेस हो रहा है और जो बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस हो रहा है, उसके बाद जो जनरल मार्केट क्राइसिस हो रहा है, उसमें जनरल मार्केट क्राइसिस में सबसे ज़्यादा बैंक को लिक्विडिटी रिस्क होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव गैप सबसे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है।
फिर इसी चीज़ को हमने अभी जैसे ऊपर समझे थे, उसके बाद हमने यहाँ पर अपेंडिक्स को देखा कि किस तरह से किस किस लाइबिलिटीज़ और किस किस एसेट्स को हम लोग सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव मान सकते हैं। तो जहां पर भी एक लमसम से मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी इंटरेस्ट लिंक्ड होता है वो एक तरह से सेंसिटिव होता है, जहां पर भी इंटरेस्ट लिंक नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग वो नॉन सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये वीडियो खत्म हुआ। हम लोग हमारे आने वाले टाइम वीडियो में इसी वीडियो से रिलेटेड हम लोग केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम जो हमारे भाई बंधु लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका एग्जाम्स क्रैक हो। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में मिल जाएगा। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।